जय हिंद साथियों। पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को यह पता है कि हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप लोगों को मदद करेंगे। यहाँ हम लोग इस सेशन में 22 मॉक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है 23 मॉक की। 22 तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। उम्मीद है आप सभी इनके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और इन्हें समय समय पर आप रिवीजन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक 23 बिना देर किए। आज के इस मॉक की शुरुआत करेंगे कुछ अच्छी लाइन के साथ में, तो आप इन लाइन को ध्यान से समझे। यहां बोला गया उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। आप सभी के लिए और आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, क्योंकि सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जीवन में कितनी ही परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, हमारे विपरीत कई कंडीशंस बनती हैं, फिर भी हम लोगों को पढ़ना है। तो मित्रों, अगर पढ़ाई की तो ये सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा रहेगा। तो आप इतनी ऊंची उड़ान भरें, इतनी ऊंची उड़ान भरें कि हमारे सभी सपनों को हम लोग पूरा कर सके। चलिए तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं कल के मॉक के होमवर्क के साथ। कल का होमवर्क आप लोगों को मिला था। यहां पर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे के रखा था, टेबल शुगर, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है, किस प्रकार की शर्करा को माना जाता है। यानी यहां पर टेबल शुगर का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की शर्करा है। आपने ऑप्शन यहां पर है आपके पास ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद में यहां पर दिया गया है सुक्रोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सभी के सभी प्रकार की शर्करा मानी जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता होगा इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और यहां हम लोग ये भी देखते हैं ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जा के लिए लिया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी हेतु ग्लूकोज का ग्रहण किया जाएगा। वही सुक्रोज की बात करें, एक प्रकार का डाइसेकेराइड शर्करा यह मानी जाती है, डाइसेकेराइड शर्करा यह मानी जाती है। वही अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड शर्करा होता है, मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। डाइसेकेराइड की बात करें तो यह सुक्रोज होगा, क्योंकि यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। वही अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज एक प्रकार की मोनोसेकेराइड शर्करा मानी जाती है, फ्रक्टोज एक प्रकार की मोनोसेकेराइड शर्करा मानी जाती है। गैलेक्टोज को भी हम लोग एक प्रकार की मोनोसेकेराइड शर्करा ही कहेंगे, मोनोसेकेराइड। तो यहां पर जितने भी ऑप्शन आप लोगों के पास दिए गए हैं वहां सारे मोनोसेकेराइड ऑप्शन में है। पर यहां ऑप्शन नंबर बी हम देखेंगे सुक्रोज, सुक्रोज जिसे हम लोग कैन शुगर के नाम से जानते हैं, यानी गन्ने की शर्करा यही शर्करा होती है। और इसी शर्करा को व्यापारिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक शर्करा, कमर्शियल शुगर भी इसको हम लोग कहते हैं। और इसके साथ में हम लोग यहां पर एक देखने वाले हैं, इसी का नाम टेबल शुगर भी जाना जाता है। टेबल शुगर किसे कहा जाता है तो टेबल शर्करा, टेबल शुगर सुक्रोज को जाना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। डाइसेकेराइड का एक प्रकार है और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से यह बनती है। तो आज के मॉक 23 की शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। कॉपी पे लेकर बैठ जाइएगा और आप अच्छे से इस पूरे सेशन को मेरे साथ समझिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व अवेलेबल रहता है। आप सभी को इसका जवाब देना है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर चार प्रकार के हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, मानव शरीर की बात करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। तो हम लोग इसे नोट करने वाले हैं कि यहां अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन। अगर हम लोग इसका परसेंट वैल्यू देखें तो हमारे शरीर में टोटल 65% जो अमाउंट होगा वो ऑक्सीजन का रहता है, हमारे कुल भार का। वही अगर हम लोग बात करें आयरन, तो आयरन हमारे रक्त में बहुत पाया जाता है। यानी अगर हम लोग देखें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम कंटेनिंग पिगमेंट होता है वहां आयरन अवेलेबल होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी शरीर में कहीं ना कहीं व्यर्थ पदार्थों में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। वही ऑक्सीजन को हम लोग देखें तो यह 65% हमारे बॉडी में। कार्बन अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के बाद में कार्बन ही दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे अंदर तत्व होता है। कुल अगर हम लोग बात करें तो 18.5 यानी 18.5% इसका अमाउंट हमारी बॉडी में होगा, जो नंबर ऑक्सीजन के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यह तत्व माना जाता है कार्बन।
तो यहाँ उम्मीद है आप लोगों को इतनी सारी जानकारी यहाँ पर समझ में आई होगी। यहाँ कार्बन भी पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन में कार्बन ऑक्सीजन नहीं होता तो आप सबसे पहले चूज करते हैं कार्बन, क्योंकि कार्बन सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट हमारी बॉडी में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 2, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें सबसे अधिक मात्रा होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी ने इसको यूनिक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि सब्जियां अगर हम लोग लंबे समय तक रखें तो यह खराब जल्दी हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या उनमें उपस्थित शर्कराओं को माना जाएगा, जो शुगर होती है यहाँ पर, या फिर क्या जल को इसका हम कारण मानेंगे, या फिर विटामिन, या फिर एंजाइम। देखिए सभी प्रकार की सब्जियों में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने हैं, इन सभी 4 ऑप्शन में गिवन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं सब्जियों में। पर अगर मैं किसी भी चीजों को खराब करने के लिए अगर जिम्मेदार मैं आपको बताऊं तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है कोई भी बैक्टीरिया, या फिर इसे हम लोग जीवाणु के नाम से जान सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया जो किसी सब्जी को या खाने को खराब करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का अपघटन करवा देते हैं, उन्हें क्या करना, नष्ट करने का काम ये करते हैं। अब बैक्टीरिया कहां पर पनपते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां नमी होती है। नमी, कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोग किसी भोज्य पदार्थों को स्टोरेज करते समय उसे बहुत ज्यादा धूप में ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने का मतलब होगा उसके अंदर डिहाइड्रेशन को करवाना, डिहाइड्रेशन प्रोसेस को करवाना। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा कि यहां से हम लोग जो भी भोज्य पदार्थों के अंदर नमी होती है उस नमी को बाहर कर देते हैं। नमी को बाहर करने से जो उनमें इन फ्यूचर अगर बैक्टीरिया पनपेंगे तो वहां उन्हें नमी अवेलेबल नहीं हो पाती है और कोई भी खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक हमारे सामने सुरक्षित रहता है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ जो सब्जियों में जल्दी खराब होने की स्थिति होती है वो जल के कारण होती है कि अगर इसे सुखा लिया जाए तो यहाँ पर खराब होने की स्थिति थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर सब्जियों में उपस्थित जल की मात्रा को हम लोग मानेंगे। चलिए तो इसी के साथ हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप में बार बार यह बोलने में आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाते चले, क्योंकि ये नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। जब एग्जाम्स टाइम हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम्स टाइम में काफी स्टूडेंट होते हैं जो कंटेंट ढूंढते हैं, नहीं मिल पाता है, तो हमारे पास अगर नोट्स होंगे तो हम प्रॉपर वे में उन्हें अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर अगर अलग अलग बात करें नेल की और जानवरों में हॉर्न की, यानी जो उनके अंदर सींग होते हैं वो किस ऊतक के बने होते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा, ये अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यहां पर दिया गया क्यूटाइड या फिर काइटिन, केरेटिन, और यहां पर केरेटिन नहीं है, ट्यूनिसियन दिया है। तो यहां ऑप्शन हिंदी इसका थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को देखना है कि यहाँ कौन सा ऐसा ऊतक है जो नाखून में और बालों में और इनमें पाया जाएगा। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताने वाला हूं कि नाखून और बालों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केरेटिन। केरेटिन नामक प्रोटीन यह ऊतक के रूप में भी होता है हमारे शरीर के अंदर। केरेटिन नामक जो प्रोटीन होता है नाखून और बालों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है केरेटिन प्रोटीन। वही अगर हम लोग बात करें तो जानवरों के सींग में भी इसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। कि जानवरों के सींग किसके बने होते तो आप लोगों को बताना है केरेटिन प्रोटीन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग देखें तो जल को अभेद्य के लिए, यानी हमारी स्किन जल के लिए अभेद्य होती है, वाटर प्रूफ होती है कि यहाँ जल शरीर के बाहरी भाग से अंदर आंतरिक भाग में नहीं जाता। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि वाटर प्रूफ टिश्यू किसे कहा जाता है, तो हम लोग इसका जवाब देने वाले हैं केरेटिन को ही वाटर प्रूफ टिश्यू के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स पूछ सकता है कि वाटर प्रूफ टिश्यू यहाँ पर किसे जानेंगे, तो वाटर प्रूफ टिश्यू माने जाएंगे केरेटिन को ही हम लोग वाटर प्रूफ टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मैं आपको बताने वाला हूं, केरेटिन प्रोटीन जो नाखून, बाल और सींग में पाया जाता है वहीं इसे हम लोग वाटर प्रूफ टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बीच में है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। वही जैसा मैं हर सेशन में आप लोगों को मैंने बताया है कि हर सेशन में इस प्रकार के मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको एग्जाम्स का
जो वास्तविक लेवल है वो पता चले। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट 1 दे के रखा है और लिस्ट 2 दे के रखा है। यहाँ पर लिस्ट 1 में सभी विटामिन के नेम अवेलेबल है और इन्हीं विटामिनों के रासायनिक नाम आपको लिस्ट में 2 में दे के रखे गए। आपको यहाँ पर लिस्ट 1 से सही विटामिन का रासायनिक नाम लिस्ट 2 में मैच करना है। चलिए तो इसको हम लोग सभी मिलकर करते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया विटामिन बी। तो विटामिन बी आप सभी लोग जानते हैं, विटामिन बी को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। आप थायमिन देखिएगा कि थायमिन यहां पर दिया गया है, तो यह ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थायमिन। वहीं अगर हम लोग बात करें विटामिन बी 2, तो विटामिन बी 2 को मैं आपको बताना चाहूंगा राइबोफ्लेविक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी राइबोफ्लेविक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 देखिएगा, तो यह सेकंड हमारे ऑप्शन का सही जवाब होने वाला है। वही अगर हम लोग विटामिन यहाँ पर ओनली बी को देखें, विटामिन अगर हम बी को देखें, चलिए यहाँ पर विटामिन हो सकता है कुछ और विटामिन हो यहाँ पर, तो आगे हम लोग देख रहे हैं विटामिन बी 12। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे विटामिन बी 12, तो विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन, यानी यहाँ पर होने वाला है हमारे पास में ये फोर्थ का आंसर, ये फोर्थ का आंसर। और वही अगर हम लोग विटामिन इसकी बात करें तो पायरिडॉक्सिन, यह विटामिन बी 6 का नेम होता है, विटामिन बी 6 का नेम होता है पायरिडॉक्सिन। तो आप लोग इसका आंसर लगा दीजिएगा 1, यहां पर लगा दीजिएगा 1। तो हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पर फर्स्ट का होने वाला है थर्ड, यानी फर्स्ट का थर्ड हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर डी को। चलिए तो विटामिनों से हर सेशन में, हर एक श्रृंखला में मैं एक क्वेश्चन जरूर रख रहा हूं, और वो लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता, इनमें से किस में टार्टरिक एसिड नहीं देखने को मिलता, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इमली, अंगूर, कच्चा आम या फिर पालक। आप इन्हें पढ़ सकते हैं कि इमली, अंगूर और कच्चा आम और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए तो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, यहाँ वैसे देखा जाए यह एसिड और बेस का एक क्वेश्चन है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्ल क्या होते हैं अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है कि जो H+ डोनेट करते हैं, H+ का दान करते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं, है ना। आर्हेनियस के अनुसार जो H+ डोनेट करेंगे उन्हें एसिड कहेंगे। वही अगर हम लोग देखें इनका स्वाद कैसा होता है, तो अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, यानी ये क्या होंगे, श्योर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे स्वाद वाले होते हैं। वही अगर हम लोग देखें तो सभी खट्टे फलों में या फिर साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनके अंदर अम्ल आप लोगों को देखने को मिलता है, जो प्राकृतिक रूप से एसिड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है, तो यहाँ इमली हमारा सही आंसर नहीं होगा, यहां पर पूछा गया नहीं पाया जाता। वही अगर अंगूर की बात करें तो अंगूर में भी शर्करा को लेकर अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे तो शर्करा यहाँ पर ग्लूकोज है अंगूर में, ग्रेप शुगर हम ग्लूकोज को कहते हैं। वही अगर अंगूर में अम्लों की बात करें तो यहाँ अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वही अगर कच्चा आम देखें तो कच्चे आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम, यदि अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप लोग इस जोड़े को याद रखिएगा, इमली, अंगूर और कच्चा आम। इमली, अंगूर, कच्चा आम में आप सभी को यहां पर टार्टरिक एसिड देखने को मिलेगा, टार्टरिक अम्ल देखने को मिलता है, टार्टरिक अम्ल यहां पर अवेलेबल होगा। अगर हम लोग ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 हमारे सामने स्पिनच यानी पालक की बात करें तो पालक में यहां पर टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता। फिर सवाल ये बनता है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर हम लोग डिस्कस करें प्रिय विद्यार्थियों तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलेगा, पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो मैंने आप सभी को ये चारों प्रकार के ऑप्शनों को अच्छे से समझाया है, आप इन्हें नोट्स करते चलें। आप लोगों को जब भी समय मिलता है आप लोग वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण सेशन बायोलॉजी को लेकर हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो एग्जाम्स, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें वो लेवल के क्वेश्चंस नजर आए, और आपको इस सेशन में वो लेवल हम लोग दिखा रहे हैं कि एग्जाम्स क्या बना सकता है आपसे। तो यहाँ इसका सही जवाब मैंने आपको डी बताया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन सा होता है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब होगा कि पेशियों के अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं। इसके अंदर एक तो कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस होता है और एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, यानी पेशियों में संकुचन और शिथिलन दोनों प्रक्रियाएं होती है। अगर हम लोग पेशी की बात करें तो पेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आप सभी को ये बात पता है, शार्कोलॉजी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, या इसी को हम लोग मायोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। मायोलॉजी। एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। आप सभी के लिए एक वर्क मैं यहां पर दे रहा हूं, पेशियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपके लिए है कि यहां पूछा जाता है, एग्जाम्स ने इस क्वेश्चन को टारगेट किया है कि मायोब्लास्ट नाम क्या है, या मायोब्लास्ट से आप क्या समझते हो। मायोब्लास्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल नोट कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। आंसर देने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में काफी डिटेल लिखना है, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उसे पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यहां पर मायोब्लास्ट क्या है, और वही हम लोग एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं कि मायोब्लास्ट और मायोक्लास्ट ये दो टर्म क्या है। आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब सभी को देना है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बढ़ने वाले हैं कि पेशियों में हमारे शरीर के अंदर कौन सी दो पेशी होती है। तो संकुचन और शिथिलन के लिए, संकुचन और शिथिलन के लिए, शिथिलन और संकुचन का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कि पेशियों में संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन मैं आपको बताने वाला हूं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। तो यहां जो हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन को सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन, जो हमारा पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि पेशियों में संकुचन और शिथिलन के लिए एक्टिन और मायोसिन नामक दो प्रोटीन अनिवार्य माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाता है कोलेजन। और कल के सेशन में मॉक 22 में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया था रूबिस्को नामक प्रोटीन। रूबिस्को अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। यहां से स्पेशली मैं नोट करवा रहा हूं कि आप मायोब्लास्ट और मायोक्लास्ट को कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे समझाएंगे। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं रेगुलर बेसिस पर, आप सभी अपने कमेंट्स दीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल वे में होता है, यहां 80 टू 120, 90 टू 140, या 120 टू 160, 85 टू 150। देखिए, थोड़ा सा यहां अगर हम लोग चारों ऑप्शन को टारगेट करें तो यहां चारों ऑप्शन में हमारा आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह कि थोड़ा सा यहां आपको चेंज करना ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि इसका सही जवाब, अगर हम लोग रक्तचाप की बात करें कि हमारा सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो यह 120 टू 80 mmHg यहां पर होगा। इसका यूनिट भी आप लोगों को याद रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो 120 टू 80, यहां पर 80 टू 120 गिवन है, जो ये अलग हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 120 क्या होता है, तो हमारे अंदर ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, इसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानेंगे। वही अगर हम लोग 80 की बात करें तो यह डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू, इनको सिंगल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर हमारे अंदर कितना होगा, तो 120, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे अंदर 80 होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से समझना है। अगर हम लोग बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट की, तो आप सभी को ये जानकारी होगी कि स्फिग्नोमेनोमीटर से हमारे शरीर का रक्तचाप मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर नामक एक यंत्र को उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर होता कहाँ है, तो हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त को प्रवाह करवाती है, प्योर ब्लड को जो प्रवाह करवाती है, जिन्हें हम लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं या धमनियों के नाम से जानते हैं, उसी के अंदर से इस दो प्रकार के प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो आप लोगों को इतनी सारी जानकारी यहां से समझ में आई होगी। तो इसका सही जवाब मैं आप लोगों को लिखने वाला हूं 120 टू 80। आप अपनी कॉपी में 120 टू 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को टारगेट करें। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको देने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है
क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को पढ़ना है कि एक टर्म होता है यहाँ पर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या इसे हम लोग अति तनाव के नाम से भी जानते हैं, अति तनाव की स्थिति। तो हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। हाइपरटेंशन क्योंकि ये शब्द हमसे जुड़े हुए हैं पर हमें इनका सही मतलब नहीं पता होता है। तो हाइपरटेंशन में पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हृदय की गति तेज होने के लिए। क्या हाइपरटेंशन हार्ट बीट को तेज होना कहेंगे, या फिर यहाँ पर दिया गया है हृदय की गति को धीमा होने के लिए। अगर हार्ट बीट कम हो जाए तो क्या यह टर्म हाइपरटेंशन को शो करेगा, या फिर यहाँ पर दिया रक्तचाप घटने के लिए, और एक दिया गया ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। देखिए हाइपरटेंशन की स्थिति यहाँ पर क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। हमारे अंदर हाइपरटेंशन जो टर्म होता है वो होता है कि जो हमारी धमनियां होती है, इन धमनियों में अगर अत्यधिक दबाव के साथ में रक्त अगर बह रहा है, अत्यधिक दबाव के साथ जब रक्त बह रहा है, और ये दबाव की स्थिति कब होती है कि जब हमारे जो निलय होते हैं, जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं हार्ट के, जो नीचे वाले चेंबर होते हैं, उनके द्वारा जब ब्लड को प्रेस किया जाता है और धमनियों में उसको भेजा जाता है। पर यह जब धमनियों में भेजे जाने की प्रोसेस होती है रक्त को, तो उस वक्त धमनियों में अत्यधिक दबाव की स्थिति निर्मित होती है, और यही दबाव हमारे अंदर रक्तदाब के नाम से जाना जाता है। हमने यही पढ़ा है कि धमनियों में ही रक्तदाब को मापा जाता है। तो अगर हम लोग धमनियों की बात करें तो वहां पर अत्यधिक दबाव के साथ अगर रक्त बह रहा है, तो इन अत्यधिक दबाव के कारण ही हमारे शरीर के अंदर हाइपरटेंशन जैसी चीजें क्रिएट होती है, यानी अति तनाव, है ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, अति तनाव। तो हम लोग देखेंगे तो इसका सही, बिल्कुल सही जवाब मैं आपको देने वाला हूं कि जब रक्तचाप की स्थिति बढ़ने के लिए इस टर्म को हम लोग यूज करेंगे, यानी टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए हृदय की गति यहाँ पर तेज होना ये अलग टर्म है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रक्तचाप अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए ही हम लोग हाइपरटेंशन की स्थिति टर्म यूज करेंगे। तो इसका सही जवाब डी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड आप सभी ने पढ़ा है कि हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर सामान्य पुरुष में या सामान्य व्यक्ति के अंदर ये ब्लड होता है। तो अगर हम लोग रक्त की बात करें, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हेमेटोलॉजी के नाम से रक्त का अध्ययन जाना जाता है। अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और यह 5 से 6 लीटर ब्लड उस व्यक्ति के कुल भार का टोटल 7% पाया जाता है। कुल 7% ब्लड होगा, जिस व्यक्ति का जितना भार होगा उसका 7% हमारे अंदर ब्लड होगा। वही अगर हम लोग डिस्कस करें तो ब्लड के दो भाग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वैसे ब्लड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्लड के दो भाग होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें पहला भाग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्लाज्मा, या पहला भाग यहाँ पर प्लाज्मा को हम लोग डिस्कस करें, और सेकंड यहाँ पर होता है ब्लड कार्पस, जिसे हम लोग रक्त कणिका के नाम से भी जानते हैं। छोटी छोटी कणिकाएं जो ब्लड के अंदर पाई जाती है। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा पूरे रक्त का, अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्लाज्मा पूरे रक्त का, आप ध्यान पूर्वक इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझें कि प्लाज्मा पूरे रक्त का 55%, प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% पोर्शन कवर करता है, यानी 55% भाग प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर जो शेष भाग है 45%, ये 45% भाग जो है रक्त कणिका है। इस रक्त कणिका में आप लोगों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और वही हम लोग अगर बात करें प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स काउंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये तीनों कणिकाओं को हम लोग रक्त कणिका, जिसमें 45% पोर्शन है, वो माना जाता है। अगर हम रक्त कणिकाओं की बात करें तो रक्त कणिकाओं में यहां पर देखा जाता है तो रक्त कणिकाओं में 99% जो भाग होता है वहां आरबीसी प्रेजेंट होता है। और हमारे शरीर के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी कुल रक्त का कितना परसेंट होता है, तो 40 to 44%। अगर मैं आपसे बोलूं कि 40 से लेकर 44% तक हमारे शरीर के अंदर आरबीसी अवेलेबल होता है, कुल रक्त का आरबीसी का परसेंट कितना होगा, तो 40 से लेकर 44% आरबीसी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। वही मैंने प्लाज्मा आप लोगों से डिस्कस किया कि 55%। तो डियर स्टूडेंट प्लाज्मा के भी कंपोजिशन अलग अलग होंगे, जिन्हें हम लोग आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम लोग काफी अच्छे से डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर मात्रा होती है तो वो होती है प्लाज्मा की, जो 55% हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 90% वाटर कंटेंट होगा, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% कोई सॉल्ट होता है, और भी अन्य पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है और ये क्वेश्चन होने वाला है कि आप सभी को बताना है कि सीरम क्या होता है, सीरम किसे कहते हैं। सीरम किसे कहते हैं, रक्त से संबंधित एक क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में इसको काफी शानदार शानदार तरीके से आप लोगों को मुझे समझाना है, डिटेल आप लोगों को नोट लिखना है ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सके। तो इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। वहीं अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें या अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कारण यहां पर बोला जाता है क्योंकि इनसे, इन सभी ग्रंथियों से हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं। ये ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावन करती है। वही अगर हम लोग देखें तो इन ग्रंथियों में किसी प्रकार की नलिका या ये अगर बोला जाए तो ये ट्यूबलेस ग्लैंड होती है, यानी इनमें नलिका विहीन ग्रंथियां मानी जाती है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। चलिए यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर हम बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की तो इसका नाम हो जाता है हमारे अंदर थायराइड। थायराइड को द बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। और वही अगर छोटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो इसका नाम हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। पीयूष ग्रंथि हमारे अंदर सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप लोग सभी इसको ध्यान दें। कई बार यहां पर पिनियल ग्लैंड भी पूछा जाता है, 0.2 ग्राम उसका वजन होता है और 0.6 ग्राम हमारे पीयूष ग्रंथि का वजन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन में सही हो सकते हैं। तो सही जवाब यहां पर हम लोग थायराइड को लेने वाले हैं क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आप लोगों से पूछा गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने टारगेट किया। 11 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी ध्यान से पढ़े कि यहां पूछा गया है कि ग्रेव्स डिसीज किसे कहा जाता है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस को आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं और हमारा टारगेट है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको यूनिक डाटा और यूनिक कंटेंट मिले क्योंकि हम जाने जाते हैं यूनिक कंटेंट के लिए और यूनिक कंटेंट आपको मिलेगा, आप एग्जाम्स बनेगी, आप लोग अपना जो भी गोल है उसको अचीव करोगे। यहां पर पूछा गया है कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। देखिए आप शरीर के अंदर ही ग्रेव का डिसीज होता है और यहां पर ऑप्शन दिया गया कि क्या थाइमस की अधिकता से या फिर थायराइड की अति सक्रियता से या फिर थाइमस की अल्प सक्रियता से या थायराइड की अल्प सक्रियता से। तो देखिए मैं ग्रेव डिसीज आप लोगों को समझाने वाला हूं। ग्रेव डिसीज क्या होता है, हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का नेम मैं आपको बताने वाला हूं, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन के काफी रोल होते हैं हमारी बॉडी में। अगर इसकी कमी हो जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है, कमी से घेंगा रोग हो जाता है जिसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है अपना आकार बढ़ा लेती है ना। वही मिक्सिडमा एक रोग होता है, मिक्सिडमा या फिर एक जड़ मानवता नामक रोग होता है, तो इसकी कमी से काफी रोग हो जाते हैं। वही अगर हम लोग अधिकता की बात करें तो थायरॉक्सिन की अधिकता से भी हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं। इसमें टॉक्सिक ग्वाइटर एक प्रमुख रोग होता है, टॉक्सिक ग्वाइटर। तो टॉक्सिक ग्वाइटर या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपरथायरिडिज्म, यानी इसका नाम होता है हाइपोथायरिडिज्म। हाइपोथायरिडिज्म अगर हम लोग डिस्कस करें तो यह रोग किससे होगा, तो यह थायराइड की अधिकता से होने वाला रोग होता है, हाइपोथायरिडिज्म। और हाइपोथायरिडिज्म हमारे ब्लड हमारे हार्ट को भी कंट्रोल करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका सही जवाब है कि इसी रोग को हम लोग ग्रेव डिसीज के नाम से जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि अनकंट्रोल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, कि अनकंट्रोल सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन होगा तो उसे ग्रेव डिसीज के नाम से हम लोग जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि यहां पर पूछा गया कि कलर ब्लाइंड पर्सन क्या नहीं कर पाता या वर्णांध व्यक्ति, यहां पर ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को ध्यान से समझना। एक रोग होता है जो जेनेटिकल डिसीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वर्णांधता या इसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस में यह एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। इस रोग में दो प्रकार के रंग होते हैं। यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, लाल और हरा। लाल और हरा व्यक्ति को इनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो यह जेनेटिकल व ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या इसके अंदर दूर की चीजें नहीं देख पाता है, काला रंग नहीं देख पाता है, या फिर कुछ रंगों के बीच में भेद नहीं होगा,
या ऑप्शन नंबर डी दिया है कि दृष्टि निर्भर। तो यहां मैंने आपको बताया कि ये रंगों के समावेश से संबंधित रोग है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा रंगों को बीच में से या रंगों के बीच में यह भेद नहीं कर पाना, इस प्रकार के रोग में एक सिम्टम होता है। इसकी वाहक मादा को माना जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसका सही जवाब हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि 5 जगत वर्गीकरण इनमें से किसने दिया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये साथ ही साथ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि 1969 में किसके द्वारा, आपको मैं बताने वाला हूं, R.H. विटेकर के द्वारा यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। यहां पर बोला जाए 5 जगत वर्गीकरण। ये 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो मोनेरा प्रोटिस्टा, वही कवक फंगस, और यहां पर पादप और जंतु। ये 5 जगतों को R.H. विटेकर के द्वारा अलग अलग दिया गया था। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो अर्नेस्ट हिकल है उन्होंने 3 जगत दिया था, और लिनियस कैरोलिनियस 2 जगत वर्गीकरण, और हर्बर्ट कॉपलैंड जो होते हैं वो उन्होंने 4 जगत वर्गीकरण यहां पर दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्ड निम्न में से किसकी जाती है? ये इस क्वेश्चन को मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये वो क्वेश्चन है जिसे बड़े एग्जाम में टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन देखिए आपकी, कॉर्ड इनमें से किसकी प्रजाति है? क्या बकरी, मछली, फसल या फिर प्रवाल? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ मछलियां ऐसी होती है कि जिनमें नेम मछलियों के साथ आता है पर वो वास्तविक मछलियां नहीं होती है। अगर हम लोग डिस्कस करें, जैसे आप लोगों से पूछा जाए जेलीफिश, क्या जेलीफिश एक प्रकार की वास्तविक मछली है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का आंसर होगा कि जेलीफिश एक प्रकार की वास्तविक मछली नहीं है। वही अगर पूछा जाए कि सिल्वर फिश क्या एक प्रकार की वास्तविक मछली है, तो सिल्वर फिश भी एक प्रकार की वास्तविक मछली नहीं होगी। वही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों ने स्टार फिश को देखा होगा। क्या स्टार फिश एक प्रकार की वास्तविक मछली है? तो स्टार फिश भी एक प्रकार की वास्तविक मछली नहीं है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पीछे फिश लगा है, तो यहाँ वास्तविक मछली फिर भी नहीं है। वही अगर हम लोग कॉड को देखें तो कोड एक प्रकार की बोनी फिश मानी जाती है। बोनी फिश यानी कि ये अस्थिर मछली है जो समुद्र में पाई जाती है। तो अगर हम लोग देखें तो कॉड किसकी प्रजाति है? तो कॉड अगर देखें तो कॉड मछली की प्रजाति है। कॉड का जो लिवर होता है वह विटामिन ए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यहाँ का की पॉइंट रहेगा, इस प्रश्न से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कॉड के लिवर होता है वहां विटामिन ए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कॉड आप लोगों को समझ में आया कि यह एक मछली की प्रजाति माना जाएगा। चलिए तो यहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। सब्दिनी यहां पर दिया है हिंदी टर्म, और इसे हम लोग इंग्लिश में सिरिंग्स के नाम से जानते हैं। सिरिंग्स या साइरिंग्स किसमें वॉग यंत्र होता है? हमारे अंदर अगर हम देखें तो हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड होते हैं या वॉक तंतु किस नाम से जाने जाते हैं? हमारे अंदर जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग होता है उसे हम लोग जानते हैं लेरिंग्स के नाम से। किस नाम से जानेंगे? लेरिंग्स, जिसे हम लोग स्वर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। वोकल ये एक भाग होता है। वही अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि जो पक्षी होते हैं, सभी पक्षी, इन पक्षियों में ध्वनि का प्रमुख कारण क्या होता है? पक्षी जितनी भी ध्वनि कर पाते हैं वो ध्वनि हो पाती है सिरिंग्स की वजह से। सिरिंग्स नामक अंग, जिस प्रकार हमारे अंदर लेरिंग्स होता है उसी प्रकार पक्षियों में सिरिंग्स पाया जाता है। सिरिंग्स से पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला यह अंग माना जाएगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है कि सिरिंग्स जो शब्द है वह पक्षियों से संबंधित है, और यह एक प्रकार का इनका वोकल कॉर्ड माना जाता है, सिरिंग्स माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं। पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी, आप सभी को ये पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हमारा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डायनासोर्स क्या थे? क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि डायनासोर्स को आप क्या मानते हो? ऑप्शन पहला आप पढ़िएगा कि वे स्तनधारी थे जो लुप्त हो गए, या फिर क्या ये विशाल शाकाहारी जंतु थे जिन्होंने हिप्पोपोटेमस जाति को जन्म दिया था? क्या यहाँ पर अंडा देने वाली स्तनधारी माने जाते हैं, या फिर क्या ये रिप्टाइल थे जो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सरीसृप जो लुप्त हो चुके हैं? तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि डायनासोर्स एक प्रकार के सरीसृप माने जाते हैं। डायनासोर सरीसृप थे और ये सरीसृप अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्तनधारी डायनासोर्स नहीं थे,
डायनासोर सरीसृप माने जाते थे। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि डायनासोर का जो विकास हुआ था, इनका जो उद्भव हुआ था अर्थ पर, वो किस काल में हुआ था, किस टाइम पर हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर मुझे देना है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। क्वेश्चन यहां पर है कि एस्टेरियस, यहां पर कुछ जानवरों के नाम देके रखे गए हैं आप लोगों को, और इतने यूनिक नेम है कि काफी स्टूडेंट्स ने ये पहली बार सुनेंगे। यहां पर पूछा गया एस्टेरियस, जिसे हम लोग तारा मछली बोलते हैं, एकाइनस जिसे हम लोग सी अर्चिन बोलते हैं, एंटेडोन जिसे हम लोग सी लिली बोलते हैं, ये सभी किस संघ के उदाहरण है। तो आप अगर ये दो ऑप्शन नहीं जानते हो डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने तारा मछली का नाम या स्टारफिश का नाम सुना होगा। ये स्टारफिश के साथ रहने वाले एनिमल है। और स्टारफिश किस संघ का प्राणी है, तो स्टारफिश पड़ता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम से। इकाइनोडर्मेटा फाइलम, जिसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेमिकोडिटा और कॉर्डेटा। तो यहां अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो स्टारफिश का अगर नाम दिया जाए तो यहाँ एस्टेरियस को ही स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। वही अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ इकाइनोडर्मेटा इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। यहाँ और भी फाइलम दी है, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा, इन्हें हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन 18 है आज के सेशन का। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन होता है। आप लोगों को फूड चेन के बारे में बोलना है कि लोवेस्ट लेवल ऑफ फूड चेन, अगर इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है तो सबसे नीचे आ जाते हैं उत्पादक, जिसके अंदर हम लोग किसी भी हरे पौधे को शामिल करते हैं। वही अगर हम लोग बात करें इन्हें कौन खाएगा, तो इन्हें उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनके अलग अलग ट्रैफिक लेवल होते हैं, टीएल फर्स्ट, टीएल सेकंड और टीएल थर्ड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे। और सबसे लास्ट में आ जाता है अपघटक, अपघटक जिन्हें हम लोग डीकंपोजर के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी बनाने का काम करते हैं वो हरे पौधे, जिनमें शैवालों को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादक, जिन्हें हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना बना लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 19 क्वेश्चन है कि निम्न में से 3 आर कौन है। यहां पर दिया गया 3 आर, यहां एक कॉन्सेप्ट यूज हम लोग करेंगे 3 आर का। देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल मानोगे, यानी यहां पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हमें 3 आर का टर्म समझना है कि 3 आर का मतलब होता क्या है। तो क्या यहां पर 3 आर का मतलब रिड्यूस या रिबिल्ड या रिस्ट्रिक्ट होता है, या कम करे फिर बनाए या सीमित करे। तो यहां पर देखो 3 आर का अगर हम लोग देखें तो क्या यहाँ रैंडम रिड्यूस या रिकॉल हो सकता है, या फिर यहां पर दिया कि रीड या रजिस्टर्ड या रिकॉल हो सकता है, या ऑप्शन नंबर आप डी देखिएगा रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। देखिए पर्यावरण के लिए आप इन 3 शब्दों को सुनिए। रिड्यूस का मतलब होगा कि जो पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें कम से कम उपयोग किया जाए, उन्हें रिड्यूस किया जाए। सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, कि जो लाभदायक चीजें उन्हें हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, किसी एक वस्तु को बार बार उपयोग किया जाए। और रिसाइकल का मतलब होगा पुनः चक्रण करना, कि साइकिल के थ्रू या चक्रण के थ्रू पदार्थों को, अच्छे पदार्थों को रिसाइकलिंग करके हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। तो 3R कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, रिड्यूस हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा और रिसाइकिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आज के श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 20, आज फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो यहां पर थोड़े से ऑप्शन इसके चेंज हो चुके हैं। डीपीटी का टीका यहां पर मैं बताने वाला हूं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को, डीपीटी क्या होता है। यहां पर अगर हम लोग डीपीटी बात करें तो डीपीटी का जो टीका होगा, यहां सारे ऑप्शन थोड़े से हटकर इसके सामने हैं हमारे। तो डीपीटी यहां पर क्या होता है, डी को हम लोग डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जिसे हम लोग कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं, कुकुर खांसी, या फिर इसे हम लोग काली खांसी के नाम से भी जान सकते हैं, काली खांसी, वोपिंग कफ। बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है। वही अगर हम लोग डिस्कस करें पी से, तो पी मतलब होगा यहां पर पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया तो यहां पर, सॉरी माफी चाहूंगा, डिप्थीरिया यहां पर, डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिसीज होगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया द्वारा यह रोग होता है। तो यहां इसका सही जवाब हम लोग पढ़ने वाले कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यह एक बैक्टीरियल डिसीज होगा। यहां अगर हम लोग देखें बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई यह फेफड़ों से संबंधित एक रोग माना जाता है। वही अगर हम लोग पी की बात करें तो पर्ट्यूसिस,
पी से बनेगा एक टर्म जिसका नाम होता है पर्ट्यूसिस, और यह किससे होगा, तो बॉर्डीटेला आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चले, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से यह रोग होता है। इस पी को हम लोग या पर्ट्यूसिस को काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। और वही अगर हम लोग देखें टी, तो टी मतलब हो जाएगा यहाँ पर टिटेनस, टिटेनस यहां पर माना जाएगा टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है। तो अगर हम ये टीका लगाएं तो ये 3 बीमारियों के लिए ये टीका लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। तो आप नोट्स में अपनी कॉपी में इसे आप लोग लिख ले, यहां पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा चेंज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, यहां पर जो अंतिम क्वेश्चन है, देखिए ये जो डीपीटी का टीका है ये आप लोगों को यहां पर होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिल रहा है, और ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को फिर से यहां पर चूज करना है कि यहां डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। तो यहां पर आप हिंदी नाम देख सकते हैं, देखिए हिंदी नाम थोड़े से अजीब है इसके, कि रोहिणी, और यहां पर भी 4 ऑप्शन में आप लोगों को रोहिणी देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोगों को मुझे आंसर देना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, और कहीं ना कहीं ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, और ये भी थोड़ी सी उम्मीद है आप लोगों से कि ऐसे सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों से। हर बार हम लोग आपको ना तो कमेंट करने के लिए बोलते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को लाइक करना है। चलिए, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।